हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं रत्नेश मिश्रा आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने विलियन के बहुत सारे गुणों के बारे में बात कर लिया था। हेनरीज लॉ, राउल्ट लॉ, आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं या अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम लोग चार चीज़ों को देखेंगे: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चार चीज़ों को हम लोग आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशंस ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जो किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पर राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उनको हम नॉन आइडियल सोल्यूशंस कहते हैं। हम दो प्रकार के नॉन आइडियल सोल्यूशंस देखते हैं। सबसे पहला टाइप है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ऐसे सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। कैसे सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, उसके लिए द ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पासेस फ्रॉम अबव द एक्सपेक्टेड ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ। जब दो कंपोनेंट्स को हम मिलाते हैं तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होता है, उस रिजल्टिंग सोल्यूशन के वेपर प्रेशर का जो ग्राफ होगा वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर के ग्राफ के ऊपर से जाता है। ऐसा जो सोल्यूशन होगा उसको हम बोलते हैं कि ऐसा सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। दूसरा है हमारे पास नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। दोज सॉल्यूशंस विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कौन से सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं? द ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पासेस फ्रॉम बिलो द एक्सपेक्टेड ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ। जब दो कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद रिजल्टिंग सोल्यूशन हम बनाते हैं तो उस रिजल्टिंग सोल्यूशन के वेपर प्रेशर का जो ग्राफ होगा वो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर का ग्राफ होगा उसके नीचे से होकर जाएगा। ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं कि ऐसा सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। चलिए, हमारे पास दो ग्राफ हैं। आपको बोर्ड पर दो ग्राफ दिख रहे हैं, एक ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। कंपोनेंट किसी भी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। तो अगर XA XB इक्वल्स टू 1 है, XA XB इक्वल्स टू 1, तो अगर इस कंडीशन में हमारा XA कम्प्लीटली 1 हो जाए तो कब हमारा XA 1 होगा? जब हमारे पास XB 0 हो जाएगा। XA प्लस XB बराबर 0 हो जाए तो XA बराबर कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब ऐसा सलूशन जिसमें कंपोनेंट B है ही नहीं, और कंपोनेंट B हमारा 1 कब हो जाएगा? जब कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। तो ऐसा सलूशन जिसमें दूसरा कंपोनेंट नहीं होगा, उसमें जो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट होगा वो कम्प्लीटली एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना है? 1, ये दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इधर जो है हम बढ़ाते 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 यहाँ पर हमारा कंपोनेंट X से बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। अगर यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A हमारा 1 हो गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो सोल्यूशन बन रहा है उसमें कंपोनेंट B है ही नहीं। तो जो कंपोनेंट A का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर कंपोनेंट A के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर ऑफ A है, वेपर प्रेशर ऑफ A, उसको हम प्योर कंपोनेंट A का वेपर प्रेशर बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? PA नॉट। इसी तरह से यहाँ पर XB बराबर 1 हो जाता है। जब XB बराबर 1 हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि XA बराबर हमारा 0 है। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट B का जो वेपर प्रेशर होगा PB, उसको हम बोलेंगे कंपोनेंट B के प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, मीन्स इसको हम PB नॉट बोल देंगे, PB नॉट। अब देखो, ये हो गया हमारा XB का ग्राफ, ये हो गया हमारा XA का ग्राफ। जब दोनों को हम यहाँ पर मिला देते हैं तो ये जो हमारा हो जाता है ये होता है P टोटल बराबर होता है PA प्लस PB। तो इसको हम लिखेंगे PA प्लस PB, PA प्लस PB के बराबर होता है।
तो ये तो हमको पता है कि जब इतना वेपर प्रेशर कंपोनेंट बी का होगा, इतना वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए का होगा, तो दोनों को मिलाने पर जो सोल्यूशन बनेगा उसका जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर का ग्राफ है वो यहाँ से जाएगा। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन हमको शो करना है, तो ये तो हो गया आइडियल कंडीशन कि राउल्ट्स लॉ कहता है कि इतना वेपर प्रेशर बी, इतना वेपर प्रेशर ए को जब मिलाएंगे तो हमको जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर का ग्राफ मिलेगा वो यहाँ से क्रॉस होगा या यहाँ से पास होगा। लेकिन हमको दिखाना है कि पॉजिटिव डेविएशन हमने पढ़ा है कि जो रिजल्टिंग सोल्यूशन का वेपर प्रेशर का ग्राफ होता है वो राउल्ट्स लॉ के वेपर प्रेशर के ग्राफ से ऊपर होकर जाता है, तो ये यहाँ से होकर जाएगा। तो ऐसा सोल्यूशन या ऐसा जो ग्राफ होगा वो हमको राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में हमको पता है कि कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन ये है, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन हमारा 1 यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन बन रहा है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर कंपोनेंट बी की वजह से होगा, तो इसका जो वेपर प्रेशर है उसको हम बोलेंगे पी बी नॉट। और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो केवल कंपोनेंट ए के कारण होगा, तो यहाँ का जो वेपर प्रेशर है उसको हम बोलेंगे पी ए नॉट। ये जो ग्राफ जा रहा है ये हमको दिखा रहा है पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ये सोल्यूशन के वेपर प्रेशर के ग्राफ को दिखा रहा है। तो ये क्या है? एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर का ग्राफ है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ दिस इज द ग्राफ फॉर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर व्हेन वी मिक्स्ड कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी हैविंग द वेपर प्रेशर दिस। तो ये हमको दिखाएगा नेगेटिव डेविएशन। तो ऐसा जो सोल्यूशन होता है जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है उसका जो रिजल्टिंग सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर का ग्राफ है वो राउल्ट्स लॉ का जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर का ग्राफ है उससे नीचे से होकर जाता है। नेगेटिव डेविएशन का जो ग्राफ होता है वो राउल्ट्स लॉ का जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर का ग्राफ है उसके नीचे से होकर जाता है। तो जहाँ पर आपको ऐसा ग्राफ दिखे आप समझ जाइए कि ये सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर और इसी तरह से यहाँ पर ऐसा सोल्यूशन का जो ग्राफ होगा वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, और जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर के ग्राफ के ऊपर से होकर जाएगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग रीजन बिहाइंड द पॉजिटिव डेविएशन ऑफ सोल्यूशन। क्या कारण होते हैं कि कोई सोल्यूशन आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है? देख लेते हैं। देखिए हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं। मान लेते हैं हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को मिलाकर। तो सबसे इनिशियली क्या होगा, जब हमने दोनों को आपस में नहीं मिलाया है तो एक कंटेनर में हमारे पास प्योर कंपोनेंट ए होगा, दूसरे कंटेनर में हमारे पास प्योर कंपोनेंट बी होगा। तो हमारे पास ये कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट ए का है बीकर, ये हमारे पास प्योर कंपोनेंट बी का बीकर है। तो देख लेते हैं यहाँ पर जब आपका प्योर कंपोनेंट ए है तो वहाँ पर क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स ए हैं, सेम टाइप के होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स ए हैं। तो इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन पाया जाएगा, इनके बीच में आपस में कुछ इंटरेक्शन पाया जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो कंपोनेंट बी है उसके भी मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन या कोई किसी टाइप का इंटरेक्शन पाया जाएगा। मान लिया ये इंटरेक्शन बी के बीच में है, ये इंटरेक्शन बी के बीच में है। अब जब हम दोनों को आपस में मिला देते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन ए बी बन जाता है। देखो यहाँ पर प्योर कंपोनेंट बी के बीच में इंटरेक्शन पाया जा रहा है, यहाँ पर प्योर कंपोनेंट ए के बीच में इंटरेक्शन पाया जा रहा है। जब दोनों को हमने मिला दिया तो वहाँ पर ए और बी के बीच में इंटरेक्शन पाया जाएगा, यहाँ पर ए और बी के बीच में इंटरेक्शन पाया जा रहा है। अब सोल्यूशन हमारा ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। कब शो करेगा? जब इंटरेक्शन बिटवीन ए बी, सोल्यूशन में ए बी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो प्योर कंपोनेंट ए के बीच के इंटरेक्शन और बी के बीच के इंटरेक्शन से वीक होगा। मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन ए बी, यहाँ पर लिख लेते हैं इंटरेक्शन
बिटवीन ए बी इज लेस देन या लेस देन इंटरेक्शन बिटवीन ए और बी ए के बीच के इंटरेक्शन और बी के बीच के इंटरेक्शन से वीकर इंटरेक्शन होगा ए और बी के बीच में। जब वीकर इंटरेक्शन यहाँ पर होगा तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से कम स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे और आसानी से एक दूसरे को छोड़कर वेपर फेज में चले जाएंगे या जाने की टेंडेंसी रखेंगे। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल आपके वेपर फेज में पाए जाएंगे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल आपके वेपर फेज में पाए जाएंगे उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा वही हमारा वेपर प्रेशर होगा। तो कब वेपर प्रेशर बढ़ेगा, कब वेपर प्रेशर बढ़ेगा? जब ज़्यादा मॉलिक्यूल हमारे वेपर फेज में जाएंगे। तो हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि इन दोनों को मिलाने पर जो वेपर प्रेशर होगा, इसके जितना इंटरेक्शन इनके बीच में है, जितना इंटरेक्शन इसके बीच में है, उसी के बराबर इंटरेक्शन होगा। तो रिजल्टिंग सोल्यूशन जो होगा उसका एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर का ग्राफ कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। मान लिया ये सोचा था कि ये कंपोनेंट ए है और ये कंपोनेंट बी है, दोनों को मिला देंगे तो उसका जो वेपर प्रेशर का ग्राफ है यहाँ से जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इनके ए और बी के बीच का इंटरेक्शन वीक है, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर का ग्राफ है इसके अबव होगा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर का ग्राफ। ये सोल्यूशन हमारा क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब देखते हैं एग्जाम्पल हमारे पास है इथेनॉल एंड एसीटोन। तो जो इथेनॉल एंड एसीटोन है, यहाँ पर इथेनॉल और एसीटोन का जो सोल्यूशन बनेगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि इथेनॉल के बीच में या इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और ये जो इथेनॉल मॉलिक्यूल होता है ये क्या होता है, लगातार मॉलिक्यूल एक दूसरे के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगातार पाई जाएगी। लेकिन जब हम एसीटोन मिला देते हैं तो बनेगा तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन एसीटोन उतना एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाती है। ऐसी कंडीशन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एसीटोन और इथेनॉल के बीच में, वो बॉन्डिंग वीकर होगी इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में पाई जाने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो ये जो सोल्यूशन बनेगा इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है CS2 एंड एसीटोन। जो CS2 और एसीटोन है इसका जो सोल्यूशन होगा वो भी हमारा पॉजिटिव डेविएशन ही शो करेगा। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि CS2 और एसीटोन, CS2 के बीच में जो इंटरेक्शन पाया जा रहा है वो पाया जा रहा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वहीं एसीटोन के बीच में भी जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जा रहा है। तो ये एसीटोन के मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन है, CS2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन CS2 और एसीटोन के बीच में जो इंटरेक्शन पाया जाएगा डाइपोल डाइपोल वो वीक इंटरेक्शन होगा। तो ये मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा वेपर फेज में रहने की कोशिश करेंगे और इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और ये जो सोल्यूशन होगा वो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि नेगेटिव डेविएशन के पीछे क्या रीज़न होता है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि पॉजिटिव डेविएशन में जो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसी तरह से जो नेगेटिव डेविएशन होता है सॉल्यूशंस का, वहाँ पर भी जो इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखते हैं अभी हम लोगों ने देखा था हम कंपोनेंट ए और बी दो को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं AB। तो जब हम प्योर कंपोनेंट ए लेते हैं तो वहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा, इंटर मॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग होगी वो केवल ए और ए टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। जो हमारा कंपोनेंट बी है वहाँ पर केवल बी और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी। लेकिन जब हम दोनों को मिला देते हैं तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बनता है उस रिजल्टिंग सोल्यूशन में जो बॉन्डिंग होती है वो ए और बी दोनों के बीच में होती है। अब जो नेगेटिव डेविएशन होगा
अगर जो हमारा रिजल्टिंग सोल्यूशन बना है वहाँ पर जो इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी है, ये जो इंटरेक्शन ए एंड बी है ये अगर स्ट्रॉन्गर होगा इंटरेक्शन बिटवीन बी एंड बी और ए, जो ए और ए टाइप के जो मॉलिक्यूल थे उनके बीच के इंटरेक्शन और बी टाइप के जो मॉलिक्यूल थे उनके बीच के इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्गर इंटर मॉलिकुलर इंटरेक्शन होगा अगर ए और बी के बीच में, तो ऐसा सोल्यूशन जो होगा वो हमको नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। देखते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल में हमारा है फिनॉल एंड एनिलीन। जो फिनॉल एंड एनिलीन है वहाँ पर क्या होता है कि फिनॉल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और एनिलीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। कैसे? जैसे ये हमारा हो गया फिनॉल, ये हो गया फिनॉल, यहाँ पर ऑक्सीजन और ये हो गया हाइड्रोजन। यहाँ पर जो फिनॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन और ये हो गया हमारा पूरा फिनॉल मॉलिक्यूल, ये बन गया और ये हो गया हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए एक फिनॉल मॉलिक्यूल हमारा ये है और एक फिनॉल मॉलिक्यूल हमारा ये है, तो दो फिनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। इसी तरह से एनिलीन जो होता है वहाँ पर क्या होता है, ये है हमारा एनिलीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, एनिलीन की एक हाइड्रोजन और अगले एनिलीन के नाइट्रोजन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर दो एनिलीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब आप देखिए दोनों केसेस में फिनॉल और फिनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एनिलीन के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन जब हम दोनों को मिला देते हैं तो फिनॉल और एनिलीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस्टेब्लिश हो जाती है। जैसे देखिए ये हो गया हमारा फिनॉल मॉलिक्यूल हो गया और ये हो गया हमारा एनिलीन, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फिनॉल मॉलिक्यूल एंड एनिलीन मॉलिक्यूल, ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पर जो फिनॉल और एनिलीन के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एनिलीन और एनिलीन के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से और फिनॉल के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये जो सोल्यूशन होगा वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर जब ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस होंगे, तो ये मॉलिक्यूल अपने बल्क को छोड़कर, लिक्विड को छोड़कर वेपर फेज में कम जाएंगे, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव डेविएशन का एक एग्जाम्पल। अगला हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। या क्लोरोफॉर्म Cl CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म होता है। और इसी तरह से अगर दूसरा मॉलिक्यूल है ClCl यहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, या अगर होता भी है तो एक वीक टाइप का इंटरेक्शन दोनों के बीच में है, क्योंकि कोई स्पेशल टाइप का इंटरेक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसी तरह से एसीटोन है हमारे पास CH3COCH3। यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर हो सकता है कि ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ CO बॉन्ड यहाँ पर वीकर डाइपोलर इंटरेक्शन हो सकता है, डाइपोलर इंटरेक्शन हो। अब क्या होता है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं। अब जब हम दोनों को मिला देते हैं तो हमारा एसीटोन का ऑक्सीजन होता है और जो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन होता है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस्टेब्लिश करते हैं। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो जो डाइपोल इंटरेक्शन है और जो वीक टाइप के इंटरेक्शन हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होती है। इस कंडीशन में जब दोनों हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस्टेब्लिश कर लेते हैं, उस कंडीशन में कोई भी मॉलिक्यूल, उस कंडीशन में ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं और लिक्विड फेज को छोड़कर वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम रखते हैं। तो इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो अपने प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन
CH3। ये देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में, जो कि यहाँ पर एसीटोन एसीटोन के बीच में नहीं है, क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म के बीच में नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो सोल्यूशन होता है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। कहाँ से? राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो चलो अब देख लेते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी विलयन के या किसी भी सोल्यूशन के वो गुण जो उस विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, ना कि विलेय के अणुओं के गुणों पर। तो देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। मैंने आपको बताया था कि हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 गुण पढ़ेंगे। सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है तो वो देख लेते हैं। किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जब हम कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का या विलयन का, वो अपने शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा हमेशा। तो ये जो डिफरेंस होता है विलयन के वाष्प दाब का और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। उसको हम बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। मीन्स P0 माइनस PS जो है इसको हम वाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं। P0 माइनस PS को हम लोग वाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं। और P0 माइनस PS अपॉन P0, ये जो हमारा टर्म है P0 माइनस PS, यहाँ पर P0 माइनस PS को हम वाष्प दाब में अवनमन बोलेंगे और P0 माइनस PS अपॉन P0 को हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहेंगे। चलिए आते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जो विलयन होता है उसके वाष्प दाब में कितना आपेक्षिक अवनमन होता है जब हम कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं विलयन में, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो हम कैसे डिराइव करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राउल्ट्स लॉ से। राउल्ट्स लॉ हमको ये कहता है कि किसी भी विलयन में जब 2 वाष्पशील विलायक मिले होते हैं या वाष्पशील द्रव होते हैं, प्रत्येक द्रव का जो आंशिक दाब होगा या आंशिक वाष्प दाब होगा वो उस विलायक के शुद्ध वाष्प दाब और उस विलयन में उपस्थित उस पदार्थ के मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होगा, जिसको हम बोलते हैं PA। जैसे मान लेते हैं हम 2 कंपोनेंट्स से मिलाकर कोई सोल्यूशन बनाते हैं, A और B को मिलाकर हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं, तो उसमें जो कंपोनेंट A होगा उसका जो वाष्प दाब होगा उसको हम बोलेंगे आंशिक वाष्प दाब। ए का आंशिक वाष्प दाब या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू PA0 इंटू XA। ये हो जाएगा हमारा शुद्ध वाष्प दाब, ए का शुद्ध वाष्प दाब, और ये हो जाएगा ए का मोल फ्रैक्शन। दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, दोनों का जो गुणनफल होगा, वो उस विलयन में उस कंपोनेंट के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगा। इसी तरह से कंपोनेंट बी जो होगा PB इक्वल्स टू PB0 इंटू XB होगा। अब जब दोनों को हम क्या करते हैं, डाल्टन्स लॉ बोलता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ जब दोनों को हम आपस में मिला देंगे तो वो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बनेगा, उस रिजल्टिंग सोल्यूशन का जो वाष्प दाब होगा वो प्रत्येक घटक के वाष्प दाब के सम के या योग के बराबर होगा। मीन्स P टोटल विल बी इक्वल टू PA प्लस PB। हमको पता PA क्या है, PA0 इंटू XA, PB क्या है, PB0 इंटू XB। तो P टोटल हमारा PA प्लस PB है, तो हम क्या करेंगे, PA की जगह पर PA0 इंटू XA रखेंगे, प्लस PB की जगह पर PB0 XB रख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला ये निकल के आता है। अब इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मूला इक्वेशन 1 बना लेते हैं। इक्वेशन 1 बनाने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो कंडीशन हमने रखी है, दोनों कंडीशन या इस कंडीशन में दोनों जो हमारे कंपोनेंट थे या जो दोनों घटक थे वो हमारे वाष्पशील थे। अब हम क्या करते हैं, एक घटक को अवाष्पशील बना लेते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर घटक जो हमारा B है या कंपोनेंट B है उसको हम अवाष्पशील या नॉन वोलाटाइल बना लेते हैं। तो इफ कंपोनेंट B इज नॉन वोलाटाइल देन वेपर प्रेशर विल बी ओनली ड्यू टू वोलाटाइल कंपोनेंट दैट इज लिक्विड A।
अगर हम कंपोनेंट बी को नॉन वोलाटाइल मान लेते हैं तो जब नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट बी को हम वोलाटाइल लिक्विड ए में मिलाएंगे तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो केवल कंपोनेंट ए के वेपर प्रेशर के कारण ही होगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से ले लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या निकला था, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, अब पी टोटल क्या है, सोल्यूशन का ही तो वेपर प्रेशर है, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है तो टोटल हटाकर हम इसको मान लेते हैं एस, मीन्स एस फॉर सोल्यूशन। तो पी एस इक्वल टू पी ए नॉट, इसको हमने क्या किया, पी ए नॉट एक्स ए, क्योंकि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो केवल कंपोनेंट ए के वेपर प्रेशर के कारण ही होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, पी ए नॉट इंटू एक्स ए रख लिया। अब एक चीज़ मान लेते हैं कि यहाँ से कंपोनेंट ए हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसको, क्योंकि कंपोनेंट ए 1 ही है, तो उस सोल्यूशन में और उस प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर में ही हम रिलेशन यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पी एस इक्वल्स टू पी नॉट एक्स ए हो गया। अब हम पी नॉट को इधर लेके आते तो हो जाएगा पी एस अपॉन पी नॉट, ये हो गया पी एस अपॉन पी नॉट। ये पी एस अपॉन पी नॉट बराबर किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक से सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों जो टर्म है इधर वाला और इधर वाला दोनों को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स ए को घटाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। हमको पता है कि 1 माइनस एक्स ए बराबर क्या होगा, एक्स बी होगा। तो ये जो टर्म टोटल है ये होता है पी नॉट को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स बी। तो ये जो हमारा टर्म निकला इसको हमने अभी क्या बताया था, ये हमारा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो अगर हम किसी विलयन में, अगर हम कोई ऐसा विलयन बनाते हैं जिसमें हमारा जो विलेय है वो एक अवाष्पशील विलेय है, तो ऐसे सॉल्यूशन का जो आपेक्षिक दाब में अवनमन होगा वो विलेय के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, विलेय के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। चलिए, हमारा फॉर्मूला जो निकल के आया है वो निकला है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स बी। अब हम क्या करते हैं, एक्स बी हमारा क्या है, विलेय का मोल फ्रैक्शन या विलेय का मोल प्रभाज है। ठीक है, तो विलेय का मोल प्रभाज कैसे लिखते हैं वो हमको क्या पता है, मान लेते हैं। माना विलयन में विलेय के n मोल उपस्थित हैं तथा विलायक के कैपिटल N मोल। किसी विलयन में जो विलेय है उसके स्मॉल n मोल हैं और जो विलायक है उसके कैपिटल N मोल उपस्थित हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है विल बी इक्वल टू, विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या दैट इज स्मॉल n डिवाइडेड बाई विलेय के मोल स्मॉल n प्लस विलायक के मोल कैपिटल N। मीन्स जो फॉर्मूला होगा वो होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल n डिवाइडेड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, जो सोल्यूशन हमारा डाइल्यूट होगा वहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से स्मॉल n को हटा देते हैं। ठीक, डिनोमिनेटर से स्मॉल n को हम हटा देंगे। ऐसी कंडीशन में जो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ये जो फॉर्मूला होगा ये होगा फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। अब मान लेते हैं हमारे पास विलेय के W मोल हैं, मान लेते हैं माना W ग्राम विलायक जिसका मोलर भार कैपिटल M है में W ग्राम विलेय मिलाया
गया है जिसका मोलर भार m डैश है, तो फॉर्मूला हमारा क्या था, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो n बराबर क्या होता है, स्मॉल n बराबर नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, W, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट W और गिवन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट m डैश। तो जहाँ पर स्मॉल n है वहाँ पर हम स्मॉल w अपॉन m डैश रखेंगे, और जो हमारा कैपिटल N है ये हमारा विलायक का नंबर ऑफ मोल्स है। तो n बराबर क्या होगा, कैपिटल N बराबर होगा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, कैपिटल W डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, कैपिटल M। ये हो गया कैपिटल M। तो हम ये क्या करेंगे, हम जहाँ पर स्मॉल n है वहाँ पर ये रखेंगे फॉर्मूला, जहाँ पर कैपिटल N है वहाँ पर ये फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इक्वल्स टू W अपॉन M डैश डिवाइडेड बाई कैपिटल W अपॉन M। ये फॉर्मूला होगा। जब बटे के नीचे बटा होता है तो क्या होता है, सारी टर्म्स पलट जाते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा आपका P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इक्वल्स टू स्मॉल W डिवाइडेड बाई कैपिटल M नीचे आ जाएगा, कैपिटल M डैश नीचे आ जाएगा, नीचे वाला टर्म पलट जाएगा, कैपिटल M ऊपर चला जाएगा। फॉर्मूला ये हो जाएगा कैपिटल M डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पर जो कैपिटल W है ये विलायक का दिया गया भार है, और कैपिटल M हमारा विलायक का मोलर भार है, स्मॉल w हमारा विलेय का दिया गया भार है, और M डैश कैपिटल M डैश हमारा विलेय का दिया मोलर भार है। और P नॉट क्या है, P नॉट हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, PS बराबर हमारा विलयन का वाष्प दाब है, और ये नीचे हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ठीक, सारी चीज़ें। चलिए अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम ग्राफ को देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ में कि ये 1 atm प्रेशर है। किसी भी लिक्विड को अगर आपको बॉयल करना है तो आप उसके वेपर प्रेशर को 1 atm प्रेशर तक पहुँचा दीजिए, वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है, उसको हमको क्या करना है, बॉयल करना है। हम धीरे धीरे टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं, और इसका जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और TB नॉट टेम्परेचर पर जो सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm हो जाता है, और इस टेम्परेचर पर ये लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ये शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर है, यह शुद्ध विलायक का बॉइलिंग टेम्परेचर है। अब अगर हम इसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट या अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो क्या होता है, इसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। अगर वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है तो हमको इसको पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा अगर हमको इसको बॉयल करना है तो अब देखते हैं, जब हमने इस सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो इसके वेपर प्रेशर में आ गई कमी। अब हमको क्या करना है, इसको बॉयल करने के लिए हमको लगातार फिर से टेम्परेचर बढ़ाना है। धीरे धीरे ये जो टेम्परेचर का ग्राफ है धीरे धीरे बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते ये 1 atm तक पहुंच जाता है। तो जिस टेम्परेचर पर ये 1 atm प्रेशर तक पहुंचता है वो हमारा कहलाता है TB, मीन्स बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर है। अब ये जो हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन है और जो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट है उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देख लेते हैं अब यहाँ पर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक में उन्नयन क्या है। डेल्टा TB इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। तो डेल्टा TB मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन एंड बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा TB या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि जो डेल्टा TB होता है या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो सोल्यूशन की मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेल्टा TB जो है हमारा उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी है उसको हम हटाते हैं, और एक प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, दैट इज KB। तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KBM। तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KBM है। यहाँ पर KB हमारा क्या है, KB को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन
कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या हम इसको बोलते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के वी एम कर दिया। अब हम मान लेते हैं कि एन मोल सॉल्यूट, हमारे पास सॉल्यूट के कितने मोल हैं, एन मोल हैं, जो डब्ल्यू के जी सॉल्वेंट में प्रेजेंट हैं। डब्ल्यू के जी सॉल्वेंट है हमारा, उसमें हमारे सॉल्यूट के एन मोल प्रेजेंट हैं। तो मोलैलिटी बराबर क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन के जी ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी, और एम को हमने क्या कर दिया, एन अपॉन डब्ल्यू के जी, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर के जी ऑफ द सॉल्वेंट। ये हो गया हमारा मोलैलिटी। अब हम एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या करते हैं, इसको फिर से हम ब्रेक करते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास में। हम मानते हैं, यहाँ पर मानते हैं डब्ल्यू ग्राम सॉल्यूट हमारा है जिसका मोलर मास एम है। हमारे पास डब्ल्यू ग्राम सॉल्वेंट है जिसका डब्ल्यू ग्राम सॉल्यूट है जिसका मोलर मास एम है। उसको क्या किया गया है, डब्ल्यू ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है। अब की बार हमने केजी ऑफ सॉल्वेंट नहीं लिया है, हमने यहाँ पर ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट लिया है। कितने, डब्ल्यू ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। अब हम क्या करेंगे, डब्ल्यू ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट को हम केजी ऑफ सॉल्वेंट बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू एन को हमने क्या किया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मीन्स डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम में हमने यहाँ पर इसको एक्सप्रेस किया, डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट था हमारा, डब्ल्यू ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट था, और डब्ल्यू ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट को हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा बन गया केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो फॉर्मूला है, आपको यहाँ पर पता है कि जो बटे के बटे में होता है वो क्या होता है, सारे टर्म्स पलट जाते हैं। तो अब ये फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी स्मॉल एम अपॉन स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला हमारा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का।